अस्सलाम वालेकुम। चलो बेसिकली जो लोग फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन देख रहे हैं हमारे सामने आपके जो एक आपको स्क्रीन शो हो रही है जिस पे लिखा हुआ है स्टेबल डिफ्यूजन 2.1 डेमो। ये आपके पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट हगिंग फेस प्लेटफॉर्म एक आपके पास अवेलेबल है जिसके ऊपर ये चीज़ आप को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसको टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों को आइडिया दे दें कि ये अचानक हो क्या गया। हाँ जी, वो मैं ना बेसिक से आपको आइडिया, इरफान अगर आप दे दें कि ये हम जनरेटिव एआई पढ़ रहे थे जी और जी एलएलएम हमने देखे थे और उसमें दूसरी कैटेगरी के ये मॉडल्स हैं। अभी हम तो स्टेबल डिफ्यूजन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल उन लोगों के लिए जो हो सकता है जिन्होंने आज जॉइन किया हो। हमारे साथ हो ये रहा है कि हर रोज एक बल्क में डिफरेंट ऑडियंस आ रही है जो कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो हम स्टेबल डिफ्यूजन को पढ़ने जा रहे हैं। आप इसको आसान तरीके से ये समझ लेंगे कि हम ऐसे मॉडल पढ़ने जा रहे हैं जहां पे आप टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर लेते हैं। मैं बेसिक मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ डिफ्यूजन मॉडल की बात कर रहा हूँ। अब डिफ्यूजन मॉडल बहुत तरह के होते हैं। उन डिफ्यूजन मॉडल में से हम स्टेबल डिफ्यूजन पढ़ने जा रहे हैं। अब स्टेबल डिफ्यूजन में हम थोड़ा फर्क देख लेंगे कि बाकी मॉडल्स और स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल में क्या फर्क है, किस तरह से कंप्यूटेशन ये कम इस्तेमाल करता है, किस तरह से इमेज कंप्रेसिंग होती है, लेटेंसी कैसे जनरेट होती है। वो डॉक्टर साहब सारा अभी एक स्टोरी बिल्ड कर देते हैं उसके लिए। बट सबसे बेसिक बेसिक चीज है कि टेक्स्ट आप देंगे, जो टेक्स्ट देंगे आप उसे प्रॉम्प्ट कहेंगे। ठीक है। अब वो प्रॉम्प्ट अभी हमने पढ़ाया आपको प्रॉम्प्ट के बारे में, आज थोड़ी सी नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग भी पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये नहीं है कि बुरी बुरी बातें करनी है, गालियां देनी है। नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग में हम ये बताएंगे कि मॉडल को बताना है कि क्या काम नहीं करने। जिस तरह से आप अपने बच्चे को कोई काम करने भेजो ना घर से, तो उसे कहना है कि रास्ते में खेलना नहीं है, ग्राउंड में नहीं रुकना, फला जगह नहीं रुकना, दही लेके सीधा घर आना है। तो वो जो नहीं लगाते हैं ना आप उसके साथ, तो वो है नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग। तो अब हम प्रॉम्प्ट जनरेट करके, अब जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतनी अच्छी इमेज जनरेट होगी। बिफोर वी डाइव राइट इनटू द मॉडल्स, यहां से दो ब्रांचेस निकलती हैं। यार इसको जरा अभी स्क्रीन से हटाना, थोड़ा सा मैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आगे इन्होंने इसका करना क्या है जो समझने जा रहे हैं। सो जो आप डिफ्यूजन मॉडल आज पढ़ने जा रहे हो, मैं स्टेबल डिफ्यूजन की बात नहीं कर रहा, डिफ्यूजन मॉडल्स की बात कर रहा हूँ। यहां से दो तरह के लोग होंगे और दो तरह के करियर्स निकलेंगे। जब हम डिफ्यूजन मॉडल पढ़ाएंगे आज, हम कोशिश करेंगे कि हम सिमिलैरिटी मैट्रिक्स की तरफ ना जाए, कोसाइन सिमिलैरिटी की तरफ ना जाए, क्योंकि अब या तो आप टेक्निकल डेवलपमेंट की तरफ यहां से जाएंगे, या आप नॉन टेक्निकल हैं तो क्विक फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे बाय यूजिंग योर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड इमेज जनरेशन स्किल्स, फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट हैंडलिंग। दिस इज वन रोड मैप। सो दो ब्रांचेस यहां से निकलेंगी। अब अगर आप टेक्निकल हो तो आपने इसका सेकंड पार्ट भी समझना है। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा कि हम डीप जाएंगे और इसके अंदर मैथ इन्वॉल्व है, जहां से वेक्टर कैसे बनता है, लेटेंट्स कैसे बनते हैं, फिर उनके कंपैरिजन कैसे होता है, उसकी सिमिलरिटी कैलकुलेट कैसे होती है, कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है। एक बात आपने नोटिस की होगी, आप टेक्स्ट देते हो, इमेज जनरेट हो जाता है। आप ये भी तो देखा होगा आपने कि आप इमेज देते हो, उसको लेबल लग जाता है कि ये इमेज क्या है। आजकल एक नई अपडेट आई है, अगर अब यहाँ तो कम हो गए डॉक्टर साहब, आपने शायद वो देखी होगी मेटा ग्लासेस में ना, जो मैंने लिए थे। अब उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट आई है कि पहले उन्होंने अलाउ किया था लेकिन काम नहीं जाती। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ग्लास से देखते हो, आप उससे वॉइस से पूछते हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, वो उस ऑब्जेक्ट को रियल टाइम विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड आपको बताता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो चार काम होते हैं, आप बोलते हो, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, वो प्रॉम्प्ट लिखा जाता है, उस प्रॉम्प्ट से जाता है और वहां से कंप्रेस होकर जो भी एक रिजल्ट निकलता है। और ये पॉसिबल नहीं था विदाउट, देयर आर सर्टेन मॉडल जो मैं पढ़ाने जा रहा था। सिंपल 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 टेबल डिफ्यूजन ये है। तो ये आज हमारा स्लो होगा प्रोसेस, थोड़ा सा स्लो नहीं होगा, इजी होगा। फिर नेक्स्ट में डॉक्टर साहब से कहेंगे कि हम जंप इन करेंगे। एक डेमो मेरे ख्याल में अब हो जाए। डॉक्टर साहब, डिड आई मिस एनीथिंग? नहीं, आपने जनरल आइडिया दे दिया है। बस बच्चों को ये बता दें कि ये जो डिफ्यूजन मॉडल्स हैं ये कंप्यूटर विजन की डोमेन में आते हैं। जब हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि एआई को जब आप इमेज जनरेशन और वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे कंप्यूटर विजन कहते हैं। तो ये जो डिफ्यूजन मॉडल्स हैं ये उसके डोमेन में आते हैं। तो अब बाद में हम देखेंगे कि ये जो डिफ्यूजन का लफ्ज़ है इसका बेसिक मतलब बड़ा आसान सा है कि आप किसी कमरे में परफ्यूम छिड़कें तो जिस जगह पे आप स्प्रे करते हैं उधर पहले बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और बाकी रूम में स्मेल नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे रूम में डिफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब है कि ज़्यादा
कंसंट्रेशन या ज़्यादा इंटेंसिटी से कम इंटेंसिटी की तरफ जाना। अब तो इसकी अब मैं एक मेरे और लिए एग्जांपल दे दूंगा। हाँ अगर आप इंक डालें किसी कपड़े के ऊपर, तो जहां वो इंक का ड्रॉप गिरेगा वो ज्यादा थिक होगा और फिर वो फैलेगा। वो फैलता जाएगा, जब वो एजेस पे जाता जाएगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन वो पिक्सल बाय पिक्सल कलर देखें कैसे एक वाइट कलर कन्वर्ट हो रहा होता है ब्लू कलर में। ये समझे, डिफ्यूजन कुछ इस तरह से होती है। जस्ट पेंट द पिक्चर इन योर माइंड। और डिफ्यूजन एक जेनेरिक टर्म है, जी, लेकिन स्टेबल डिफ्यूजन एक पर्टिकुलर मॉडल। एक एल्गोरिदम और एक मॉडल का नाम है। तो बस डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बच्चों ने बस जेहन में रखना है कि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसको फिर हम कंप्यूटर साइंस में यूज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा इंटेंसिटी से कम इंटेंसिटी की तरफ जाना। जैसे मैंने परफ्यूम की एग्जांपल दी है, जैसे इरफान ने इंक की एग्जांपल दी। और इसमें दूसरी ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मोशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं हम। मतलब पहले एक टाइम में, पहले सेकंड में एक जगह पे खुशबू बहुत ज़्यादा होगी, दूसरे सेकंड में उससे ज़्यादा होगी, तीसरे में उससे ज़्यादा। तो इसमें जो टाइम है ना, टाइम इंटरवल और टाइम स्टेप्स, वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। बस अभी के लिए सिर्फ इतना सा इंट्रोडक्शन डिफ्यूजन का काफ़ी है। जी हारिस, ओवर टू यू। अच्छा, अब आप जब इस स्क्रीन पे आएंगे तो आपके सामने जो चीज़ें आपको शो हो रही हैं वो ये कि एक तो आपको एक टेक्स्ट एरिया नज़र आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे एंटर योर प्रॉम्प्ट की आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, और एक बटन है आपके पास जनरेट इमेज, और उसी के नीचे एक और है एंटर अ नेगेटिव प्रॉम्प्ट। तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम इमेजेस जनरेट करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो नीचे ना उन्होंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए सैम्पल प्रॉम्प्ट्स दिए हुए कि जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है वो सिर्फ इन प्रॉम्प्ट्स पे क्लिक करे, ठीक है। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली उधर उन फील्ड्स पे प्लेस हो गया। अब मैंने नेगेटिव प्रॉम्प्ट वाला क्लियर कर दिया, जस्ट जो उसने टेक्स्ट दिया हुआ था कि हाई टेक सोलर पंक यूटोपिया इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब मैंने जस्ट जनरेट के बटन पे क्लिक कर दिया और आपके सामने जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो एक 4 इमेजेस बेसिकली आपके सामने ये शो डिस्प्ले करेगा। और हारिस, इस मॉडल की इंग्लिश हमसे भी अच्छी है। एक तो सोलर पंक बड़ा नया सा लफ्ज है, बिल्कुल यूटोपिया उससे भी डिफरेंट लफ्ज है। बिल्कुल सो दिस मॉडल डज अंडरस्टैंड इंग्लिश फार बेटर देन अस। ऑब्वियसली, क्योंकि सर मॉडल्स को जब ट्रेन जी बिल्कुल जी कर बिल्कुल लेगा। बिल्कुल। तो अब आपके सामने 4 इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट किस्म की जो है वो जनरेट हो गई हैं। और अब आप ये देख लें कि जो जो कीवर्ड्स उसमें यूज़ किए गए थे, हाईटेक नज़र आना चाहिए। तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बड़ी हाईटेक किस्म की हैं, आपने पहले कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी होंगी। सोलर पंक उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो सोलर पार्क टाइप आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर तो अमेजोन आपको बैकग्राउंड पे एक प्रॉपर फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया और आपके सामने 4 इमेजेस आ गई हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। इसकी जगह आप कोई और प्रॉम्प्ट कर देते हैं, अ कार ऑन हाईवे। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉम्प्टिंग है। इसको मैं कार की जगह में कर देता हूँ अ स्पोर्ट्स कार, ठीक है। पिंक और स्पोर्ट्स कार। चलें जी, सर ने कहा है पिंक स्पोर्ट्स कार, तो फिर मैं इसको पिंक स्पोर्ट्स कार। तो अब जनरेट इमेज पे मैंने बटन पे क्लिक कर दिया है और जस्ट फ्यू सेकंड्स के अंदर आपके पास जो इमेजेस हैं वो जनरेट होके आ जाएंगी। और ओके, अब ये आपके सामने इमेजेस आ गई हैं। अब इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि हमने सिर्फ कार के रिलेटेड प्रॉम्प्ट दिया था और हाईवे से रिलेटेड। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो इसने खुद डिसाइड किया है कि वो उसकी बैकड्रॉप किस तरह का होना चाहिए, सीनरी किस तरह की होनी चाहिए। और जो थर्ड इमेज आपके पास शो नहीं किया। सो ये हमारे पास अब जो इमेजेस जनरेट हुई हैं ये आपके सामने हैं कि अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो ये कि हमने सिर्फ जो प्रॉम्प्ट दिया है वो सिर्फ कार के रिलेटेड दिया और एक हमने कीवर्ड दिया है हाईवे का। तो अब हाईवे के सिनेरियो में उसके पास लिमिटलेस ऑप्शंस हैं, वो किस किस्म का हाईवे आपको देता है। हमने हाईवे का कोई कलर डिफाइन नहीं किया कि किस कलर का हाईवे होना चाहिए, किस कलर का नहीं होना चाहिए, तो वो भी उसके पास लिमिटलेस ऑप्शंस हैं।
हमने सिर्फ कार के बारे में प्रॉम्प्ट किया है और वो हमारा प्रॉम्प्ट ठीक आना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं आ रहा तो फिर हमारे लिए कुछ परेशानी की बात है। सो हमने कहा था एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए, पिंक कलर में होनी चाहिए और हाईवे पे होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें हमें उस मॉडल से मिल रही हैं कि स्पोर्ट्स कार हैं, हाईवे पे हैं और पिंक कलर की हैं। अच्छा, इसके अंदर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या डिटेल मज़ीद ऐड करना चाहते हैं और क्या चीज़ उसको जो है वो निकालना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिंक स्पोर्ट्स कार ऑन हाईवे इन ट्रैफिक। अब मैंने उसको ट्रैफिक ऐड कर दी है, तो अब लेट्स सी वो ट्रैफिक के वर्ड को, सिर्फ मैंने एक वर्ड ऐड किया है ट्रैफिक का, अब उसको किस तरह से पिक करता है और आपकी जो इमेज है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, अब ट्रैफिक वाला वर्ड मैंने उसको दिया, बट उसने ट्रैफिक के वर्ड को बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं ना कि एक कंसिडर ही नहीं किया। अगर आप हैवी ट्रैफिक दें तो अगर मैं इसको कहता हूँ ओके, नीचे वाली इमेजेस के अंदर समहाउ बट और सारी गाड़ियां पिंक है। ठीक है, ये सही है ना, क्योंकि उसको आपने उसको पिंक दिया ना, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आप इसमें नीचे वाली इमेज में जाएं जरा, इसके अंदर गाड़ी कोई मॉडल नजर आ रहा है? किसी गाड़ी का मॉडल ट्रैक हो रहा है? समहाउ कुछ। अच्छा, आप नहीं, ये सारी उन्होंने ना वो दी है, स्पोर्ट्स कार है। आई जस्ट वांटेड टू एक्सक्लूड समथिंग बाय यूजिंग द नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग, लेकिन कोई बिल्कुल, अब हम नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग यूज कर सकते हैं। जी इरफान बताइए, क्या एक्सक्लूड करें? मैं ये कर देता हूँ डी। अभी हमारे पास जितनी कार्स आ रही हैं वो सारी ना डिफॉर्म्ड हैं, डिफरेंट उनके जो स्ट्रक्चर्स है बिल्कुल डिफॉर्म्ड हैं। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव आप मार्क प्रॉम्प्टिंग में ये करो कि डू नॉट यूज पिंक कलर ऑन हाईवे। ठीक है, पिंक कलर, पिंक हाईवे, ठीक है, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। ओके, आप उसको बहुत बेसिक और गंदी अंग्रेजी में लिखो। लेट्स सी, ये 4 डिफरेंट आ गए, बट अब पिंक हाईवे नहीं आया, लेकिन और स्पोर्ट्स कार डिफरेंट आ गई, डिफरेंट कलर्स की आ गई हैं, बट वो स्टिल डिफॉर्म्ड है क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो उसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव आपने प्रॉम्प्ट यूज करके एक एलिमेंट को बीच में से रिमूव कर दिया। बिल्कुल रिमूव कर दिया, टोटल कंट्रोल हमारे पास है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ कर देता हूँ कि मैं एक वर्ड लिख देता हूँ डिफॉर्म्ड, कि मेरे पास जितनी चीज़ें आ रही हैं वो डिफॉर्म्ड शक्ल में ना हो, टेढ़ी मेढ़ी शक्ल में ना हो, एक प्रॉपर वो होनी चाहिए। तो डिफॉर्म्ड शेप्स कर देता हूँ या डिफॉर्म्ड कार्स में लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर होना ये चाहिए कि डिफॉर्म कार की जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट का मैंने अंदर ये वर्ड डाला है, इससे होगा ये कि कार्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अब इम्प्रूव होने चाहिए, कुछ बिल्कुल डिफॉर्म शक्ल में नहीं आने चाहिए। तो अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, ये अच्छी है जी। और एक कीवर्ड ही आपका जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो उस पर क्रिएट कर सकता है। ओके, अब इसमें आपके पास एंडलेस ऑप्शंस होती हैं कि फॉर एग्जांपल आप डिफॉर्म कार आपने यहाँ पे लिखा है, आप इसके अंदर जो मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास अभी इस सीन के अंदर आपके पास कुछ भी लोग नज़र नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल आप इमेज जनरेट करते हैं और उसमें लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने वो सिर्फ वो लोग रिमूव करने हैं इमेजेस, उस जनरेटेड इमेजेस के अंदर से, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं कि जी ह्यूमन या पीपल, ठीक है। तो वो उस इमेज के अंदर अब जो भी जनरेट करेगा वो ये कंसिडरेशन में रखेगा कि मेरे पास पिंक हाईवे नहीं आना चाहिए, डिफॉर्म कार्स नहीं होनी चाहिए और ह्यूमन या पीपल उसके अंदर वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़, अगर आपने यहाँ पे डू नॉट का वर्ड यूज़ कर लिया ना, स्पेसिफिकली ये स्टेबल डिफ्यूजन वाले केस के अंदर बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपको डेडिकेटेड एक सेक्शन दे दिया है नेगेटिव प्रॉम्प्ट का। तो अगर आपने यहाँ पे डू नॉट का वर्ड यूज़ कर लिया तो वो रिवर्स हो जाएगा काम।
तो आपने डू नॉट नहीं लगाना, आप जो वर्ड लिखोगे वो ऑटोमेटिकली उसको यही कंसिडर करेगा ये काम मैंने नहीं करना। इसके साथ मैं लगा देता हूँ कि नेचुरल सीन जो है वो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। लेट्स से क्या करता है, ओके, अब जो इमेजेस आ रही हैं उसके अंदर एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है कि अब बैकड्रॉप पे आपको जो नेचुरल सीनरी नज़र आ रही थी वो वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब जो भी शॉट्स हैं वो क्लियर उसने क्लोज कर दी हैं ताकि वो बैकग्राउंड वाली चीज़ें उसमें से रिमूव कर दी हैं। सो ये एक बिल्कुल बिल्कुल बेसिक और नाइफ किस्म का एक आइडिया है। सिर्फ उन लोगों के लिए था जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि फर्स्ट टाइम जब आप बात करते हो स्टेबल डिफ्यूजन की, और अगर स्टेबल डिफ्यूजन के मॉडल को आपने प्रैक्टिकली देखा ही ना हो तो उसको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और इमेज जनरेशन जो है इज़ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समहाउ। और जब ये 2 डोमेन्स आप अलग-अलग करेंगे, अभी मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग इसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाओगे तो हाउ यू गोना मेक थिंग्स आउट ऑफ इट। सो ये इतना इंटरेस्टिंग है कि अब आप लोग खुद प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हो। अब हम थोड़ा इसके बैकएंड को डिस्कस करते हैं कि डिफ्यूजन के साथ स्टेबल डिफ्यूजन की तरफ जाते हैं। स्टेबल डिफ्यूजन पे डॉक्टर साहब हम लेटेंसी के बारे में बात करते हैं और बैकएंड पे क्या होता है, ताकि दोनों साइड्स को थोड़ा-सा समझ में, या जो आपका सीक्वेंस है पीपीटी में, वहाँ चलते हैं। ओके, बेहतरीन। तो चलें हम मैं सीक्वेंस, इस आप इसको ऑन शेयर स्क्रीन कर को दें और अनशेयर करता प्रेजेंटेशन हूँ। पे आ जाए। ओके, ओके, सो मैं ब्रीफली थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि स्टेबल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन मॉडल्स को आप अंडरस्टैंड कैसे रख सकते हैं। मैं खड़ा हो जाऊं, मैं बैठ के पढ़ाना मेरे लिए दोनों मुश्किल खड़े काम है होते ज़रा। हैं, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल। जी जी, हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ आप पढ़ लें। अच्छा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जो डिफ्यूजन मॉडल्स हैं ये कंप्यूटर विजन की डोमेन में आते हैं, और ये जनरेटिव मॉडल है। क्योंकि हम जनरेटिव एआई पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ये जनरेटिव मॉडल है। अच्छा, डिफ्यूजन मॉडल को पहले ना मैं आपको एक एनालॉजी मैंने पहले थोड़ी सी दी थी, मैं इसी एनालॉजी को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मॉडल बनते कैसे हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो मैं कुछ पार्ट्स के सिर्फ नाम लूँगा आज। वो जब फिर हम बाद में बाकी डिस्कशन होगी तो उन पार्ट्स के बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन साथ साथ हारिस ने बहुत अच्छी पिक्चर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए रखी हैं, तो उनको देख के भी आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास मतलब डिफ्यूजन में आपने जनरेट करना है एक इमेज आउट ऑफ नोवेयर, यानी आपके पास सिर्फ रैंडम नॉइज़ है और उससे आपने इमेज बनाना है। तो रैंडम नॉइज़ आप लोगों ने देखी होगी, यूजुअली हमारे जो पुराने टीवी होते थे जब सिग्नल ख़राब हो जाते थे तो उस पर वो एक गंदी सी नॉइज़ और वो सारी आ जाती होती थी। तो उस नॉइज़ को हम एज अ इनपुट देते हैं, यानी स्टेबल डिफ्यूजन का मॉडल जो है वो जादू से तस्वीरें नहीं बनाता, आप उसे इनपुट के तौर पे एक नॉइज़ देते हो, वो उस नॉइज़ के ऊपर प्रोसेस करके इमेज बनाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मॉडल बनता कैसे है। इसकी एग्जांपल यूँ लें कि फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में बैठे हैं जिसमें गर्मी है या जिसमें सर्दी है। अब चूँकि आजकल सर्दी है तो लोग जो है वो एसी को एज अ इन्वर्टर चलाते हैं। आप एक कमरे में बैठे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपने सर्दी ख़त्म करने के लिए इन्वर्टर ऑन किया, ठीक है। इन्वर्टर जब स्टार्ट होगा तो इन्वर्टर सबसे पहले अपने जो बिल्कुल करीब के पार्टिकल्स हैं एयर के, उनको हीट करेगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा तो चूंकि उसने अपने करीब के पार्टिकल्स को हीट किया, उधर हीट ज़्यादा हो गई, तो ये हीट जो है वो फिज़िक्स का फिनोमिना जो है उसके तहत डिफ्यूज़ होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसके जो बाकी नेबर्स हैं उन तक पहुंचेगी, फिर उनसे आगे तक पहुंचेगी। मीनवाइल जो इन्वर्टर है वो पीछे से हीट करता जा रहा है।
अब इसमें दो चीज़ें नोट करने की हैं। एक चीज़ तो ये है कि एक सफिशेंट टाइम के बाद इन्वर्टर पे आपने जो टेम्परेचर सेट किया था पूरे रूम में वो टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप रूम को गर्म कर रहे थे तो उसमें जो गर्म मॉलिक्यूल थे या जो गर्म हवा थी वो अपनी गर्मी साथ वाली हवा को ट्रांसफ़र करती जा रही थी। लेकिन ये नहीं हो रहा था कि उधर की हवा इधर पहुंच गई, फिर इधर पहुंच गई, फिर दूसरी तरफ पहुंच गई, यानी मोशन जो थी वो कम थी। तो हमने ठंडे रूम को गर्म कर लिया। अब हम इसी प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। हमने एक ठंडे रूम को गर्म कर लिया, अब हम इसी प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं या रिवर्स करना सीख लें, तो क्या हम गर्म रूम से दोबारा ठंडे रूम की तरफ जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसी एग्जाम्पल को आप लेके आए कि आपके पास एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर थी, आपने उसमें स्टार्ट में थोड़ी सी नॉइज़ ऐड की, वो पिक्चर थोड़ी सी नॉइजी हो गई। आपने फिर उसमें थोड़ी सी और नॉइज़ ऐड की, वो थोड़ी सी और नॉइजी हो गई। आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद उस पिक्चर में नॉइज़ ऐड करते जा रहे हैं। एक सफिशिएंट टाइम के बाद वो पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ नॉइज़ ही नज़र आ रही होगी आपको, है ना? ओके। तो अब स्टार्ट में हमारे पास थी पिक्चर, हमने उसमें सफिशिएंट नॉइज़ ऐड की, तो आखिर में हमारे पास क्या बचा? नॉइज़। ये वही बात है कि रूम पहले ठंडा था, मैंने इन्वर्टर चलाया तो रूम गर्म हो गया। अब चूंकि मुझे पता है कि पहले पिक्चर थी, उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी नॉइज़ ऐड की तो आखिर में नॉइज़ बन गई। अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं उसी नॉइज़ में से थोड़ी थोड़ी नॉइज़ रिमूव करता जाऊं, तो क्या आखिर में मेरे पास कोई पिक्चर नहीं बच जाएगी? है ना? तो इसका मतलब है कि वो हम एक ऐसा मॉडल लर्न कर लेंगे, अगर हम ये लर्न कर लें कि नॉइज़ में से नॉइज़ इस तरह रिमूव करें कि एक तस्वीर बन जाए, तो एक्चुअली वो हमारे पास एक ऐसा मॉडल होगा, जब वो ट्रेन हो जाएगा तो मैं उसे कोई भी डिफरेंट नॉइज़ दूंगा और वो मुझे इमेज दे देगा, ठीक है। तो ये जनरल आइडिया है डिफ्यूजन मॉडल्स का। अभी मैं स्टेबल डिफ्यूजन नहीं कह रहा, मैं डिफ्यूजन मॉडल्स कह रहा हूं, ठीक है। तो डिफ्यूजन मॉडल्स कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसका मतलब है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्यूट लगता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इमेज है वो आपको पता है पिक्सल से मिलके बना है। हर पिक्सल जो है वो 3 कलर से मिलके बनता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका मतलब है कि जब आप नॉइज़ ऐड कर रहे हैं, आप हर पिक्सल के ग्रीन में भी ऐड कर रहे हैं, रेड में भी ऐड कर रहे हैं, ब्लू में भी ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 1024 बाय 1024 का इमेज है और हर 1024 बाय 1024 एक काफ़ी बड़ा नंबर बनता है, यानी मेरा ख्याल है कि हारिस ये कितना बड़ा नंबर होगा? मिलियन, यानी आप, हाँ, ये मेरा ख्याल है कि 10 मिलियन होगा। जनरल आइडिया, गलती हो सकती है, लेकिन इट्स अ रियली बिग नंबर ऑफ पिक्सल्स। और आपने हर पिक्सल में भी 3 कलर्स हैं, उनको प्रोसेस करना है। तो इसलिए ये जो डिफ्यूजन मॉडल्स हैं ये हमेशा से थोड़े से बल्कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन। अब इरफान ने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, लेटेंसी। ये जो डिफ्यूजन था ये बड़ा कॉस्टली था, क्योंकि हम पूरी पिक्चर पे काम करते थे। हम पिक्चर को पहले नॉइज़ में कन्वर्ट करते थे और उस नॉइज़ को फिर बाद में हम एक ऐसा मॉडल लर्न करते थे जो पिक्चर में से नॉइज़ रिमूव करता था और आखिर में पिक्चर बन जाती थी। लेकिन चूंकि पिक्चर में तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, इस पर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बड़े लगते थे, तो हमने ये सोचा कि यार बजाय तस्वीर पे काम करने के
क्यों ना हम पहले तस्वीर को किसी वेक्टर में कन्वर्ट करें और उस पर ये काम कर लें। तो वो जो वेक्टर है वो उसे हम कहते हैं लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये लेटेंट का लफ्ज़ ना बोलने में बड़ा खौफनाक लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। छुपी हुई, खुफिया, हिडन। कोई भी ऐसी चीज़ जो हिडन हो या नज़र ना आ रही हो उसे हम लेटेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स में मैं अगर कहूँ लेटेंट लेयर्स, तो आपके ज़हन में क्या आता है? यानी ना वो इनपुट लेयर है ना वो आउटपुट लेयर है, वो हिडन लेयर्स है। ठीक है, तो लेटेंट का लफ्ज़ जब भी आप सुने आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है हिडन में। ठीक है, अब डिफ्यूजन में पिक्चर में 1024 बाय 1024 पिक्सल थे, लेकिन मैंने इसको एक लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया। अब मैंने एक नया लफ्ज़ बोला, रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर भी तो रिप्रेजेंटेशन ही होता है यार, नंबर्स ही होते हैं ना। मैंने ज़्यादा नंबर से उसे कम नंबर में कन्वर्ट किया, इस तरह के ज़रूरी इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद रहे, और उसके बाद उस पे फिर मैंने ये डिफ्यूजन का प्रोसेस किया। तो इसे हम कहते हैं लेटेंट डिफ्यूजन। ठीक है, पहले सिर्फ थे डिफ्यूजन, अब मैं कह रहा हूं लेटेंट डिफ्यूजन। लेटेंट डिफ्यूजन का फायदा क्या होगा? पहले मेरे पास मिलियन नंबर थे, अब मेरे पास हो सकता है सिर्फ 1000 नंबर्स हो। पहले मुझे मिलियन पिक्सल्स के ऊपर नॉइज ऐड करनी पड़ रही थी और नॉइज रिमूव करनी पड़ रही थी, कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। लेकिन अब मैंने पहले इमेज को लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया, तो वो 1 मिलियन से सिर्फ 1000 नंबर बचे, उन पे मैंने नॉइज ऐड की और उसी की बेस पे मैंने फिर नॉइज रिमूवल का मॉडल ट्रेन किया। मॉडल ने मुझे 1000 नंबर दिए, उनको मैंने इमेज में कन्वर्ट कर लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लेटेंट डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब इससे मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया होगा कि ये लेटेंट डिफ्यूजन जो है, ये इसमें लेटेंट का क्या मतलब है और डिफ्यूजन मॉडल कैसे काम करता है। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने इसको यूँ समझे कि जैसे आप हवाई जहाज़ से नीचे लाहौर शहर या कराची नहीं देखते, ये मैं आपको डिफ्यूजन मॉडल्स की वो पिक्चर दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम थोड़ा सा ज़मीन के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे डिटेल्स बीच में ऐड होती जाएंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बड़ा बेसिक इंट्यूशन आपके जहन में आना चाहिए कि हम मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, असल तस्वीरों में नॉइज़ डाल डाल के। और जब हमारे पास इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें आती हैं तो फिर हम एक ऐसा मॉडल ट्रेन करते हैं जो उस नॉइज़ को रिमूव करके तस्वीर बना ले। तो उसके बाद जब वो मॉडल हमारे पास बन जाता है, तो उसके बाद जब भी नई तस्वीर बनानी है आप क्या करते हैं, आप उसमें नॉइज़, उसको नॉइज़ देते हैं कोई डिफरेंट सी, और उसे कहते हैं चल अब इसमें से नॉइज़ रिमूव कर। वो नॉइज़ रिमूव करता जाता है, आखिर में एक तस्वीर बन जाती है। अच्छा, लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इधर आपके जहन में है कि मैं तो इनपुट भी तस्वीर की बात कर रहा हूँ और आउटपुट भी तस्वीर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इधर तो हम लिख रहे थे, इधर तो हम प्रॉम्प्ट दे रहे थे, तो ये प्रॉम्प्ट तस्वीर में कैसे जाता है ना? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन जो अब हमें आंसर करना है। अच्छा, इसमें बड़ी आसान सी बात है, अगर इमेज की लेटेंट रिप्रेजेंटेशन यानी कुछ नंबर्स हो सकते हैं, तो प्रॉम्प्ट की भी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ओके, तो मैं सिर्फ जनरल सा आइडिया एक दफ़ा आपको दोबारा दे देता हूँ। लेटेंट का मतलब है हिडन, और हिडन रिप्रेजेंटेशन है कि एक तस्वीर को मैं कुछ कम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर लूँ। तो लेटेंट डिफ्यूजन क्या करता है कि एक्चुअल तस्वीर पे काम करने की बजाय वो तस्वीर की एक लेटेंट रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करता है, यानी कि बहुत सारे नंबर्स को कम नंबर्स में कन्वर्ट करता है। इसको बाद में हम एक प्यारा सा नाम भी देंगे और इसको हम कहेंगे एम्बेडिंग्स। ठीक है, अभी नहीं, बाद में। तो एम्बेडिंग्स भी एक्चुअली लेटेंट रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो लेटेंट हिडन या छुपा हुआ, और लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है कि एक इमेज की तस्वीर को मैं कम नंबर्स में रिप्रेजेंट करूं और उसके ऊपर डिफ्यूजन अप्लाई करूं, तो इसे हम लेटेंट डिफ्यूजन कहते हैं।
लेकिन मैंने अभी तक जो एग्ज़ाम्पल दी थी वो एग्ज़ाम्पल थी कि मैंने मॉडल कैसे लर्न किया कि मैंने पहले उसे इनपुट के तौर पे भी इमेज दिया और उसके बाद मैंने जो रिवर्स मॉडल लर्न किया उसमें भी इनपुट नॉइज़ थी और आउटपुट के तौर पे एक इमेज था। लेकिन इधर अब क्वेश्चन ज़हन में आता है कि हम तो प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, हम इनपुट के तौर पे नॉइज़ नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये समझना बड़ा आसान सी बात है कि जब आप नॉइज़ में से नॉइज़ रिमूव करते हैं तो आप हर यूनिट टाइम पे आपका जो रिटन टेक्स्ट है उसकी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन भी मॉडल को पुश करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जनरेशन है इमेज की अब वो गाइडेड जनरेशन है, ठीक है। तो मॉडल जब तस्वीर क्रिएट करता है और हर पॉइंट पे उसको बार बार आपका जो रिटन टेक्स्ट है उसकी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है तो वो कोशिश करता है कि उस रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक इमेज जनरेट करे। अगेन ये सिर्फ जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये मैंने एग्जांपल दी थी कि ये 10,000 फुट की बुलंदी से है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी मैंने छुपा ली हैं इसलिए कि आपके ज़हन में एक बेसिक सी पिक्चर क्लियर हो जाए कि डिफ्यूजन मॉडल्स कैसे काम करते हैं, लेटेंट डिफ्यूजन क्या होता है, और अगर हम रिटन टेक्स्ट दें या अपने प्रॉम्प्ट्स दें तो उन प्रॉम्प्ट से हम इमेज किस तरह जनरेट करते हैं। जी मेरा ख्याल अब इरफान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो माइक ओपन कर लें तो मैं इससे क्लाइंट पर्सपेक्टिव से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि डिफ्यूजन जो है ना, एक टाइम था, जैसे कि मैंने कहा डिफ्यूजन के बहुत सारे मॉडल्स थे और जो स्टेबल डिफ्यूजन है ये एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है जिसमें डॉक्टर साहब ने लेटेंसी के बारे में बनाया। वो एक मॉडल है इन इटसेल्फ जिसको बिलियंस ऑफ इमेज पे ट्रेन किया गया, जिसके ऊपर ये सारा बेस है। इससे पहले जो होता था वो पिक्सल बाय पिक्सल होती थी इमेज, पिक्सल बाय पिक्सल, और उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप बात कर रहे हो कि हम लेटेंसी की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हम स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्लाइंट को काइंड ऑफ क्लेम कर सकते हो कि ये 48 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है, मतलब 48 टाइम्स लेस कंप्यूटेशनल जो है वो आपकी रिसोर्स, एक गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 48 गुना कम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज़ करेगा। और ये टेक्निकल बंदे को पता होना चाहिए। जब आप क्लाइंट को सिक्योर कर रहे होते हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ, अभी कुछ लोग कहेंगे पिछले अभी बेसिक पढ़ के, एडवांस पढ़ के, अगर आप 1000 लोग हो, 2000 और 18,000 के आस-पास लोग ये स्ट्रीम को देखते हैं, बाद में भी देखते हैं। इनमें से कुछ कामयाब होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब कुछ का फोकस जो है वो सारा का सारा डिटेल पे है, टेक डिटेल पे है, लेकिन वो कुछ चीजें मिस कर जाते हैं जो इवेंचुअली क्लाइंट को क्लोज करने के लिए होती है। तो प्लीज क्लाइंट के पेन पॉइंट आप आज साथ साथ आइडेंटिफाई करे जाए। जब क्लाइंट आपके पास आएगा ना, वो किसी भी तरह का इमेज जनरेशन प्रॉब्लम लेके आएगा, वो 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर दीजिएगा। एक वो जो आप टूल्स यूज करके उसके लिए करेंगे, छोटे लेवल की पे होगी, क्विक काम होगा, अच्छा प्रोफाइल बनाएंगे और चल पड़ेगा आगे। एक वो जो उसके लिए आप कोड लिखेंगे, क्योंकि हम इसमें आपको आगे जाके कुछ ना कुछ कोडिंग साइड पे भी दिखाएंगे कि हम अपना इमेज जाएंगे, अपने लिहाज से प्रोसेस करेंगे, हमारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट हो रहा होगा, बहुत कुछ होगा। एक आप उससे करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स इमेज आता है, जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आता है और बड़ा क्लाइंट आता है, आपको ये छोटी-छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो अभी क्लिप जो है वो ये पीछे बैक एंड पे सारा कुछ कैसे होता है, डॉक्टर साहब थोड़ा-सा टच मेरे ख्याल में मेरे को साइन सिमिलरिटी को दे देना चाहिए, क्लिप को आइडिया दे देना चाहिए ताकि बच्चे उसको पढ़ लें। जी बिल्कुल। देखें, जब हम नॉइज़ ऐड करते हैं ना और नॉइज़ रिमूव करते हैं तो इसमें एक तरीका तो ये है कि मैं हर यूनिट टाइम पे, यूनिट टाइम आप एक सेकंड भी कह सकते हैं या कुछ और टाइम भी कह सकते हैं, कि उस पे मैं बराबर नॉइज़ ऐड करते करते मैं फुल नॉइज़ी इमेज क्रिएट करूं। एक जो दूसरा तरीका है जो ज़्यादा बेहतर है वो है कि आप कोसाइन रिप्रेजेंटेशन यूज़ करें नॉइज़ ऐड करने के लिए। तो उससे जैसा कि इरफान ने बताया था कि आपका जो एल्गोरिदम है, एक तो वो ज़्यादा जल्दी ट्रेन हो जाता है और दूसरा उसमें कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो कम लगते हैं। अच्छा, ये जो कोसाइन है ना, ये आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बहुत जगह नज़र आएगा।
मैं हर जगह आपको क्लियर भी करता जाऊंगा कि यहाँ मैं कोसाइन किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसका कोसाइन सिमिलैरिटी से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। अभी हम सिर्फ जो नॉइज़ ऐड कर रहे हैं वो मैं कोसाइन के थ्रू नॉइज़ ऐड करने वाला सिस्टम मैंने बनाया। लेकिन जब हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ख़ास तौर पे जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बात करेंगे, तो फिर हम कोसाइन सिमिलैरिटी की भी बात करेंगे। उस वक्त हम देखेंगे कि ये कोसाइन किसी और काम के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद जब हम मॉडल एवेलुएशन की बात करेंगे तो उधर भी हम जब कोरिलेशन देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें भी कोसाइन का एक रोल है। तो ये कोसाइन जो है ये बहुत जगह यूज़ होता है। और इनफैक्ट जितनी भी मशीन और डीप लर्निंग है इसमें मैथ की दो ब्रांचेस का बहुत ज़्यादा रोल है, एक लीनियर अलजेब्रा और दूसरा स्टैटिस्टिक्स, जिसे स्टोकेस्टिक्स भी कहते हैं। तो इन दोनों पे बेसिक कमांड अगर हो तो आप यूँ समझें कि आपको मशीन लर्निंग भी आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज आ जाएगा, जो आपको डील क्लोज करने के लिए, क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए और बहुत सारे प्रपोजल में स्टैंड आउट करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। अमेजिंग। एक क्वेश्चन आया, मैं उसका जवाब दे दूं, और जिसने ये सवाल किया उसको यकीनन इस सवाल का पता होगा, मे बी वो टेस्ट कर रहा है या क्या कर रहा है। फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस एंड रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस। जी, ये तो डिफ्यूजन हमने मॉडल में पिक्चर भी है, आप दिखा भी सकते हैं, बड़ा प्यारा सा। मैं बस इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आप पिक्चर पे ले जाएं। डिफ्यूजन, लेटेंट डिफ्यूजन में 3 चीजें होती हैं: ऑटो इनकोडर, यूनेट और टेक्स्ट ऑटो इनकोडर। ऑटो इनकोडर जब इमेज को डिफ्यूज कर रहा होता है, इमेज को जैसे डॉक्टर साहब पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। और जब इमेज वापस अपनी असल शक्ल में आ रही होती है डिकोडर के थ्रू, तो उसको आप रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। अब जब आप क्लाइंट के साथ टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो याद रखें, बहुत सारे क्लाइंट ये छोटी-छोटी चीजें स्टडी करके आते हैं। ये सेम चीज अभी डॉक्टर साहब ने आपको समझाई है कि हम इमेज को कन्वर्ट कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, उसको लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में लेके जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड डिफ्यूजन है। जब हम उसको रिवर्स करके रीजनरेट करके दोबारा पेंट कर रहे हैं, तो वो रिवर्स डिफ्यूजन है। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें, इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस है वो उसमें हम इमेजेस के अंदर नॉइज़ ऐड करते हैं और उन नॉइज़ी इमेजेस का एक स्केड्यूल जो है या वो ट्रेनिंग के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस या जो रिवर्स डिफ्यूजन है उसमें आप एज अ इनपुट नॉइज़ लेते हैं और उस नॉइज़ को डीनॉइज़ करते हुए एक्चुअल इमेज की तरफ जाते हैं। जी हारिस, हमारे पास इससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन में, हाँ जी जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये फॉरवर्ड डिफ्यूजन है। आप देखिए स्टार्ट में हमारे पास एक पिक्चर है बड़ी क्लियर, और उसके बाद हर यूनिट टाइम के बाद मैं उसमें कुछ ना कुछ नॉइज़ ऐड करता जा रहा हूँ। और ये नॉइज़ ऐड करते करते आखिर में मैंने जो इमेज जनरेट किया है उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये कभी कोई इमेज था, इट्स जस्ट लाइक नॉइज़, ठीक है। तो ये वो फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब इसी को जब हम रिवर्स करते हैं तो ये रिवर्स डिफ्यूजन आ जाता है। जी जी, इरफान ऐड करना एक चीज चाहेंगे और आप कुछ? समझा दूं। हाँ, बच्चों के कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये जो नॉइज ऐड कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि एक क्लियर पिक्चर थी, उसको सिस्टम ने पिक्चर खराब कर दी। एक्चुअली सिस्टमैटिकली कुछ कंपोनेंट्स को हम यूज नहीं कर रहे विद इन पिक्चर, जो आप यूज समझ लें कि इररेलेवेंट भारी कंपोनेंट्स को निकाल रहे हैं विदाउट यूज लूजिंग द पिक्चर, समथिंग लाइक दिस। नॉइज ऐड नहीं कर रहे, सिस्टमैटिक नॉइज ऐड कर रहे हैं कि रिप्रोड्यूस करनी पड़े इमेज, तो हमें पता हो किन स्टेप्स को कैसे किया था, फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वापस कैसे लाना है। ये जो लास्ट इमेज है ना, जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, ये इमेज बड़ी हल्की होनी है एज कंपेयर टू द फर्स्ट इमेज दैट यू आर सीइंग ऑन अ स्क्रीन। और इस तरह से आप उसको वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करके साइज रिड्यूस करो। इस तरह से नहीं है कि रैंडमली इमेज खराब कर देते हैं और फिर दुआ पढ़ के उसको वापस रिवर्स कर लेते हैं। ये रैंडम प्रोसेस नहीं है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इसमें जाएंगे, डेफिनेटली इसके अंदर जाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन स्ट्रक है, सो आई कैन नॉट सी यू, बट आई होप कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं। और ये अब स्क्रीन पे जो है ये रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसमें हम डीनॉइज कर रहे हैं एक इमेज को
कि अब हमारे पास इनपुट नॉइज़ थी, उसमें से हम सिस्टमेटिकली, जैसा कि इरफान ने कहा, नॉइज़ रिमूव करते जा रहे हैं और आखिर में हमारे पास एक इमेज जो है वो बच पा रहा है। और जब ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो आप इसको जब भी कोई रैंडम नॉइज़ दे के इनपुट के तौर पे चलाएंगे तो आपको आउटपुट के तौर पे एक इमेज मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टेबल डिफ्यूजन की अगर हारिस पिक्चर और एनिमेशन दिखा सके ना तो वो बड़ी यूज़फुल होगी। तो अभी आपके सामने एक ये गिफ फाइल है ना, ये एनिमेटेड होती सब हमारी ऑडियंस को अगर नज़र आ रही है तो इससे कॉन्सेप्ट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जी बिल्कुल, एक क्वेश्चन आया है कि क्या हम कह सकते हैं कि ये इनकोडिंग और डिकोडिंग है। बिल्कुल, जो डिफ्यूजन मॉडल हैं वो एक स्पेशल टाइप के इनकोडर और डिकोडर हैं, और जब हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इनकोडर, ऑटो इनकोडर्स पढ़ेंगे, उसमें हम यूनेट का आइडिया भी देंगे जो इरफान ने अभी कहा, और फिर हम देखेंगे कि यूनेट एक्चुअली CNN से बनते हैं। बिल्कुल, देखिए इस केस में तो मैं डिकोडर ही यूज़ कर रहा हूँ। डिफ्यूजन मॉडल इज एसेंशियली अ डिकोडर, जिसको मैं नॉइज़ देता हूँ और वो मुझे इमेज दे देता है। ट्रेन इकट्ठा करते हैं लेकिन बाद में अलग करके अपने जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना होता है उतना पीस लेके उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्रेट, सो कोई और अच्छा क्वेश्चन हारिस अभी है? व्हाट इज नॉइज? ये जो आपको मैंने इसीलिए एग्जांपल दी थी कि वो जो केबल जब ख़राब हो जाती है ना टीवी पे तो जो आपको वो गंदे गंदे दाने से नज़र आ रहे होते हैं ना, उसे नॉइज़ कहते हैं। अच्छा, वो ज़रा गैर सिस्टमेटिक नॉइज़ होती है, लेकिन हम जो मैथ के अंदर नॉइज़ यूज़ करते हैं इसके लिए हम स्पेशल, हमारे पास गाउसियन नॉइज़ है वो यूज़ करते हैं, और हर टाइम स्टेप पे कितनी नॉइज़ ऐड करनी है इसके लिए हम कोसाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन अच्छा है? नॉइज एंड टेक्स्ट रिलेशन समझ नहीं आ रहा। इसको समझाने का असल में आसान तरीका नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं। आपके पास इनपुट नॉइज है और हर टाइम पे आप उसमें से नॉइज रिमूव कर रहे हैं, लेकिन आप गाइड नहीं कर रहे कि वो नॉइज जब सारी खत्म होगी तो इमेज क्या बनेगा। तो वो इमेज मॉडल अपनी मर्जी से कुछ भी बना देगा। ठीक है, लेकिन आप नॉइज रिमूव कर रहे हैं, साथ ही जब भी आप नॉइज रिमूव करते हैं आप मॉडल को अपने जो प्रॉम्प्ट है उसकी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन भी पुश करते हैं कि तुमने ये बनाना है। फिर अगली बार उसने नॉइज रिमूव की, फिर आप उसे बताते हैं तुमने ये बनाना है, फिर तुमने ये बनाना है। तो अब आप गाइडेड नॉइज रिमूवल कर रहे हैं और जो आखिर में आउटपुट इमेज बनेगा वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड होगा उस प्रॉम्प्ट से जो आपने उसको दिया था। तो ये रिलेशनशिप है नॉइज और टेक्स्ट के दरमियान। कोई और अच्छा क्वेश्चन है? कैन वी से, क्वेश्चन है कि कैन वी से टेक्स्ट इज नॉइज? नो, नॉट एट ऑल। नॉइज जो है वो हाँ, टेक्स्ट इज नॉट नॉइज सिंपली। ओके, कोई और अच्छा क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ हम ना क्वेश्चन के लिए टाइम ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। जी इरफान? मैंने कहा कोसाइन के बारे में परेशान ना हो, कोसाइन हाँ, सिमिलैरिटी जो है वो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्रैप कर लें बैकएंड पे क्या हो रहा है, लेटेंसी का, ये सारा कोसाइन सिमिलैरिटी की तरफ बाद में आएंगे। इसको अगर कुछ बच्चों को स्टिल अगर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के अंदर इशू हो रहा है तो उसको बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल पे ले जाएं कि सपोज करें एक बच्चा है, उसको आपने एक वाइट पेपर दे दिया, उस वाइट पेपर पे आपने उसको एक रैबिट ड्रॉ करके दे दिया। ठीक है, अब उसको ये पता है कि ये रैबिट है। अब आप क्या करते हैं कि उस रैबिट के ऊपर पेन से रैंडम लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम नॉइज कह रहे हैं। कि इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर लाइंस ऐड करते जाते हैं कि एक टाइम ये आएगा कि वो इमेज उसको बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगी,
सिर्फ उस इमेज के ऊपर लाइंस उसको शो हो रही हैं कि यहाँ पे कुछ लाइंस हैं और ये नॉइस आ गई है इसके ऊपर। मैंने आम भाषा में कहा कि मैंने इस पर गन मार दिया, बिल्कुल लाइंस मार दी है रैंडम। अब मुझे पीछे नहीं पता चल रहा कि क्या ड्रॉ करके दिया था मुझे इनिशियली। तो अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप बैठ के ये सोचना शुरू कर दें कि इस इमेज में पहले मुझे क्या ड्रॉ करना शुरू कर दें, तुक्के मारना शुरू कर दें। मुझे सेब बना के दिया था, मुझे केला बना के दिया था, मुझे हाथी बना के दिया था, या मुझे रैबिट बना के दिया था। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप स्टेप बाय स्टेप ये कोशिश करें कि आप वो जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं उनको रिमूव करना स्टार्ट करें, उस नॉइज को रिमूव करते जाएं टिल कि आपको वो इमेज क्लियर हो जाए कि वो एक्चुअल इमेज क्या थी, आप उस एक्चुअल इमेज तक पहुंच जाएं। तो ये बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर टेक्स्ट अभी भी इन्वॉल्व नहीं है, आप एक इमेज दे रहे हैं, उसके अंदर लाइंस ऐड करते जा रहे हैं और वो नॉइज ऐड होती जा रही है, और एक स्टेप ये आएगा कि उस पर प्रॉपर नॉइस आ जाएगी, आपको नहीं पता इसमें क्या था। फिर आप बैक आ रहे हैं, बैक आते हुए आप ये कर रहे हैं कि आप की अप्रोच सिंपल ये है कि मैंने ये जो नॉइस थी ना, मैंने इस नॉइस को रिमूव करना है स्टेप बाय स्टेप, और नॉइस को रिमूव करते 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 आप एक्चुअल इमेज तक पहुंच जाते हैं। ये काम हो रहा है ट्रेनिंग के अंदर, कि आप ट्रेन कर, जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है तो अपनी लर्निंग इस तरह करता है कि आप जब उसको इमेज देते हैं, नॉइस उसके ऊपर जाती है, नॉइजी इमेज उसको मिलती है, वो नॉइस को रिमूव करने की प्रैक्टिस करता है और एक्चुअल इमेज तक पहुंच जाता है। अब जब बात आती है ना टेक्स्ट वाली, कि हम जब टेक्स्ट दे रहे हैं तो आप यही समझ लें कि उस बच्चे को इमेज दिया और उसको साथ ये भी आप बताते जा रहे हैं कि ये इमेज किसकी है, वो अल्फाज भी उसके जहन में बिठाते जा रहे हैं, ठीक है। अब सेम प्रोसेस वो कर रहा है, लेकिन अब ये समझ लें कि वो जो वर्डिंग आप साथ साथ बोल रहे थे, वो वर्डिंग उसके माइंड में स्टोर हो रही है एज एम्बेडिंग्स, कि जब आप नेक्स्ट टाइम सिर्फ उसको वर्ड बोलेंगे ना वो वाला, तो उसकी जो वो जो उसने ट्रेनिंग के वक्त एम्बेडिंग्स अपने माइंड में स्टोर की थी कि इस तरह के वर्ड्स की जो इमेज थी वो इस तरह की मिलती जुलती सी थी, तो वो कोशिश करेगा उन वर्ड से उसी तरह की इमेजेस को जनरेट करने की। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आप जिस तरह का बनाते जाएंगे, जिस तरह का सीक्वेंस करते जाएंगे, उस तरह की वो इमेज आपके सामने आती है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके एक कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन के रिलेटेड। सो आई होप कि काफ़ी बच्चों की जो आप क्लैरिटी आ गई। क्लियर है, आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, आइडिया हो गया। बेसिक्स अभी पहले दिन तो नहीं आएंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अब आपको स्क्रीन शो हो रही है, तो स्क्रीन के अंदर आपको एक साइड पे प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और राइट साइड पे आपके पास उसकी इमेज नजर आ रही है। तो मैं अप्रोच जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैं आपको इमेजेस, जो इमेज आपको शो हो रही है उसके फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट, और वो तमाम फीचर्स आपके प्रॉम्प्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। सो बजाय इसके कि आप प्रॉम्प्ट पढ़ें और बोर हों, आप इमेज को देखें जो आपको विजुअली नज़र आ रही है। उस इमेज के अंदर जो डिटेल्स डाली हैं वो क्या, आपको सनलाइट शो होगी, आपको एक फॉरेस्ट शो होना चाहिए, उसमें दरख्त शो होने चाहिए, दरख्त के साथ जो लीव्स का कलर है वो ऑटम्स के अंदर जो होता है वो होना चाहिए, आपको ग्रास नज़र आनी चाहिए, आपको लीव्स जो है वो ग्रास के ऊपर नज़र आने चाहिए, और जो शेड बन रहा होगा सनलाइट का वो आपको शो होना चाहिए। इसकी क्वालिटी आपको किस तरह की चाहिए, वो नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मैंने कहा मुझे लो क्वालिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, अनरियल ट्रीज नहीं चाहिए, डिफॉर्म ट्रीज नहीं चाहिए कि मेरे पास टेढ़े मेढ़े से अजीब अनरियलिस्टिक किस्म के ट्रीज जो वो मेरे पास नहीं आने चाहिए। तो मैंने अपना सीन एक्सप्लेन किया है सारा, जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, और मैंने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में वो बता दिए जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं था। सो मैं स्क्रीन को चेंज करने लगा हूँ सेकंड एग्जांपल के ऊपर, और सेकंड एग्जांपल मुझे बता दें कि शो हो रही है आप लोगों को। हाँ जी, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आरएस, स्क्रीन अपडेट हो गई है, सेकंड एग्जांपल हो रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, हमें आपकी आवाज़ आ रही है सर। अच्छा, तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि एक्चुअली मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन करना चाहा कि मैं इसको एक्सप्लेन ना करूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ें, और इस पूरे प्रॉम्प्ट को यूज़ करें, उसमें से नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग को चेंज करें, प्रैक्टिस करें। मेरा नहीं ख्याल कि हम एडवांस कोर्स में मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट हमें करना चाहिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके खुद लिखें, प्रैक्टिस करें। ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आपने हाई क्वालिटी जनरेशन करनी है, और अगर आपने अगले सेक्शन में जाके जब हम इसकी कोडिंग और बैकएंड पे जाएंगे तो इसके फ्रंट एंड का आपको पता होना चाहिए, तभी आपका बैकएंड जो है वो सही लिखा जाएगा। और ये देखें, हारिस ने बड़ी अच्छी स्क्रीन दिखाई। ये पहले दिखा देते तो मोटिवेशन लेवल ऊपर चला जाता। दैट्स अ गुड स्क्रीन। सो प्रीमियम रियलिस्टिक फूड बंडल, अब ये देखिए, ये सेल हो रहे हैं, या आपके प्रॉम्प्ट से ली गई इमेजेस सेल हो रही हैं। और आजकल मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ।
मैं एवरी नाउ एंड देन अपने फेसबुक ग्रुप में जब मैं विजिट करता हूँ तो इमेजेस, पहले जब हमने पहला बैच पढ़ाया था ना, बड़े ही कोई, लेट मी पिक सम अप्रोप्रिएट वर्ड, बहुत बुरे इमेजेस आते थे, ठीक है। आजकल वो ऐसे-ऐसे इमेजेस जनरेट कर रहे हैं बच्चे, मैं खुद हैरान होता हूँ। 1-2 दफ़ा तो मैं रुक गया और मैंने देखा ये रियल इमेज है, ये किसी ने जनरेट किया है। उनकी प्रॉम्प्टिंग इतनी अच्छी हो गई है। सो दैट मीन अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी है और आप अच्छी आउटपुट ले पा रहे हो, अगर यहाँ पे ये इमेज $43 का जा रहा है, कितने बंदे हैं पाकिस्तानी डॉक्टर साहब $43 के? डॉलर अप्रॉक्सिमेटली 300 का लगा। मैं तकरीबन 56 कोई 14-15 हज़ार तो बनते हैं इरफान। हाँ, 14-15 हज़ार लगा लें, ठीक है। अब आपने हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस जनरेट की हुई हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वही मैंने एंड में बोलना था आज, कि बहुत से लोगों का ये मसला है जो एआई सीख रहे हैं। दुनिया में 2 तरह के आपको लर्नर्स मिलेंगे। एक वो जो कमाल का स्किल सेट लेंगे किसी टेक्नोलॉजी के अंदर, और फिर उनको एक मैनेजर चाहिए होगा जो उनको इस्तेमाल करके उनका स्किल सेट बेचे। वो उनका स्किल सेट कमाल का होगा, लेकिन उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जिसको वो काम नहीं आता, नालायक है, लेकिन उनको मैनेजर चाहिए। वो मैनेजर कौन होता है? वो थर्ड पार्टी मिडल मैन भी होता है, वो कंपनी के अंदर भी होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ अपना ही स्किल बेचना नहीं आता। और फिर दूसरी कैटेगरी होती है, मैं सिर्फ 2 कह रहा हूँ, दूसरी कैटेगरी होती है, उनको अगर मैं कहूँ ना कि यार, अगर स्किल्ड लोगों को 90% चीज आती है, उनको 30% चीज आती होती है, 70% वो बातों से, स्ट्रेटेजी से, टेक्निकली और तरीकाकार से जुगाड़ लगा के बेच देते हैं, ठीक है। उनके अंदर बेचने की सलाहियत होती है। जब आप बेचने की सलाहियत पैदा करना चाहते हो ना, जब आप बेचने की सलाहियत पैदा करना चाहते हो, तो ये आपको सीखने से पहले फैसला करना है, या सीखने के दौरान, ना कि सीखने के बाद। क्योंकि सेलिंग जो होती है, ये इट्स अ प्रोसेस जो इवॉल्व होता है पर्सनैलिटी के अंदर। मेरे ख्याल में सेलिंग बच्चे को सीखनी चाहिए जब वो 4th-5वीं क्लास में, वहां से सेलिंग शुरू होती है। थॉट्स, अपना आइडिया सेल करना, अपनी चीज मनवाना, अपनी बात को मनवाना। घर के अंदर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को छोटे छोटे टास्क दें जिसके अंदर सेलिंग इन्वॉल्व हो। कह दे, इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू कहते हैं ये पेन में बेच के दिखाओ। सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना सेलिंग नहीं है, पहले तो ये बात सब आप समझ लो। और ये मैं किसी वजह से कह रहा हूं, क्योंकि हमारा जो मेहनत है वो जाया हो जाएगी अगर आप लोगों को सेलिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पता। इसमें मैं पूरी सीरीज ला रहा हूं आहिस्ता, इंशाल्लाह, बस के मैं टिक के बैठ जाऊं। तो सेलिंग जो है, ये नहीं है कि आपने एक फिजिकल प्रोडक्ट बेचने से, मैंने ये फोन बेच दिया, मैंने सेलिंग कर दी है। जो बेहतरीन सेलिंग है ना, वो है अपने थॉट्स को बेचना। अगर आपको लगता है ना, आप कन्विंस हो कि कल बारिश होगी, बादल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप किसी को क्लेम कर रहे हो कि यार बारिश होगी, बिना बादलों के अगर आप किसी बंदे को कन्विंस कर देते हो ना कि बारिश होगी, यू आर ए गुड सेलर। एक अच्छा सेलर मट्टी को सोना बना के बेच देता है, एंड यू कैन डू दैट। उसके लिए चाहिए होते रीजनिंग, लॉजिक चाहिए होता है। हम एआई में वापस आते हैं। आई डोंट वांट टू सेल द रेन, आई वांट यू टू सेल द एआई। अब एआई में कैसे बेचेंगे? बेचने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है जो आपने यहां से आज सीखनी है? यार इसको स्क्रीन से जरा, हाँ ये पैसों वाली बात है, थोड़ी फिर भी हटा देते हैं। बेचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है, वो होती है आपकी डोमेन कम्युनिकेशन। मैं एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं अक्सर यूज नहीं करता, मुझसे अली ने भी अगर सवाल किया था। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डोमेन कम्युनिकेशन। अब डोमेन कम्युनिकेशन क्या होती है? अंग्रेजी नहीं है, कुछ नहीं है। डोमेन कम्युनिकेशन ये होती है कि आप अगर डॉक्टर, आज मेरे निकाल के कोई डॉक्टर यहाँ पे देख रहा होगा, या कुछ चंद लोग होंगे, अगर आप मेडिकल की फील्ड से नहीं हो, मैं 2 बंदे आपके सामने खड़े करता हूं, एक मेडिकल की फील्ड का और एक नॉन मेडिकल की फील्ड का, और दोनों से मैं कहता हूं कि मेडिकल की फील्ड का कोई प्रॉब्लम को है ना आइडेंटिफाई करें। जब वो बोलेंगे तो आपको बोलते ही पता चल जाएगा ये डॉक्टर है, राइट और रॉन्ग। क्योंकि उसके जो डोमेन रिलेटेड कम्युनिकेशन है, उसके जो डोमेन रिलेटेड वोकैबुलरी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि उसका इंप्रेशन आपके दिमाग में फौरन बनेगा कि यार ये कुछ चीज है। आप किसी आर्मी के बंदे से बात करके देखें, आपको पता चल जाएगा यार ये कहां से बिलोंग करता है। वैसे तो उनको दूर से देख के पता चल जाता है। आप किसी डॉक्टर से बात करके देखें, आप किसी पुलिस वाले से बात करके देखें, आप किसी बैंकर से बात करके देखें, तो ये जो वो बातें कर रहे होते हैं वो डोमेन रिलेटेड वोकैबुलरी होती है।
हम क्या करते हैं, हम स्किल डेवलप कर लेते हैं लेकिन डोमेन रिलेटेड वोकैबुलरी डेवलप नहीं करते, जिससे हमारी डोमेन रिलेटेड कम्युनिकेशन खराब हो जाती है। और जब हमारी डोमेन रिलेटेड कम्युनिकेशन खराब होती है, हम अपनी चीज नहीं बेच पाते, और हमें बेचने वाला एक मैनेजर चाहिए होता है जिसको सिर्फ कम्युनिकेशन आती है और कुछ नहीं आता। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन आवर कंट्री, कि 100 टेक्निकल लोगों के ऊपर एक नॉन टेक्निकल बंदा बैठा होता है और वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। क्योंकि उसने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा यार, ये वाले वो अल्फाज हैं, ये वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, ये वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड है जो क्लाइंट जिसको इंप्रेस मैं कर सकता हूं, बस वो बोलता है यार आई एम वन ऑफ देम नाउ। अगर मैंने अपने 14-15 साल की टेक के फील्ड में से कुछ एक्सट्रैक्ट किया है ना, वो टेक वोकैबुलरी है। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं कि जब क्लाइंट मेरे साथ कॉल पे जाता है तो होता क्या है, मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि कहां पे क्लाइंट को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, और जब इंफॉर्मेशन ना हो तो कंफ्यूज कर दो, तो कहां पे टेक्निकल जार्गन इतने कॉम्प्लेक्स कर दो कि कंफ्यूज हो जाए बंदा। सो व्हेन वी आर स्पीकिंग दोज वर्ड्स, जो अल्फाज हम यूज कर रहे होते हैं एडवांस, मैंने कहा भी इसलिए था कि हम ये अल्फाज की अपनी वोकैबुलरी चेंज करेंगे, इवेंचुअली आप लोगों की वोकैबुलरी चेंज होगी, और क्या होगा कि आपका इंपैक्ट बनेगा। मैं अब सारी कन्वर्सेशन को अगर समराइज करूं ना, मैं दो दुनियाएं हैं, दो वर्ल्ड है, एक है नॉन टेक्निकल वर्ल्ड, एक है टेक्निकल वर्ल्ड। आप दोबारा समझ लें, एक नॉन टेक्निकल वर्ल्ड है, एक टेक्निकल वर्ल्ड है। नॉन टेक्निकल वर्ल्ड में जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स बैठे हैं, इन्वेस्टर बैठे हैं, लोग पैसे लेके बैठे हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट टेक्निकलिटी। उनको कोई टेक्निकल काम चाहिए होता है, वो आएंगे, पैसे देंगे, टेक्निकल काम करा लेंगे। अब ये जो कम्युनिकेशन है ना बिटवीन टू वर्ल्ड्स, नॉन टेक्निकल वर्ल्ड एंड टेक्निकल वर्ल्ड, इनको नहीं पता कि आपने क्या कितना सीखा हुआ है, क्योंकि पोर्टफोलियो में हम बहुत झूठ बोलते हैं। ये आपसे आके बात करेंगे, जब आप इनसे 10 मिनट बात करेंगे और उसमें 100 अल्फाज भी अगर आपने बोले हैं तो 90-80 अल्फाज उनको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हर अल्फाज का इंप्रेशन जरूर होता है। याद रख लें, हर अल्फाज का वजन होता है, चाहे समझ में आए या नहीं। ना समझ आने वाले अल्फाज का भी वजन होता है। सिर्फ क्लाइंट हैंडलिंग में आज खुदा के लिए ये समझ लो कि 4-5 लेसन हैं कि क्लाइंट कितना टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट समझाते वक्त कब लैंग्वेज प्लेन रखनी है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है, और कितना इंप्रेशन कब जनरेट करना है। ये चीजें आपके अंदर आ गई तो आप पता क्या करोगे, आप में से बहुत से लोग जो टेक्निकली वीक होंगे, जिनको कोड लिखना नहीं आता होगा, जिनको बिल्ड डिप्लॉय करना नहीं आते होंगे, लेकिन उसके टेक्निकल जार्गन स्ट्रांग होंगे, वो इधर से प्रोजेक्ट पकड़ेंगे और इधर से एक टेक्निकल बंदे से करवाएंगे और उससे भी ज्यादा पैसे कमाएंगे। हाउ अबाउट दैट? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम एंड एवरीथिंग। डॉक्टर साहब, हारिस भाई, वकास भाई, एवरीवन, थैंक यू। हमारी ये स्ट्रीम हिशाम भाई के चैनल पे जा रही है, एंड हिशाम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट एंड गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो ब्लेसिंग है और अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस वक्त ये लेक्चर्स सुन रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हिशाम भाई, थैंक यू ऑल द टीम मेंबर्स। अल्लाह हाफिज, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। अल्लाह हाफिज।